Hello everyone and welcome back to the No Nonsense Education Platform all the way from नागपुर महाराष्ट्र। मित्रों, हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। उसमें भी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं द सीजीएसटी एक्ट 2017 की। इस एक्ट को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज का नाम है, या आप कह सकते हो इस कोर्स का नाम है जीएसटी सिंप्लीफाइड। तो मित्रों, आपकी आंखों के सामने सबसे पहला एक्ट आपका आता है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। अब मैं आपको कुछ बातें पहले क्लियर कट बता देना चाहता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं हमारी प्यारी प्यारी वेबसाइट के ऊपर, जो है हमारी सीबीआईसी की वेबसाइट। दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये है आपका होम ग्राउंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम। अब जैसा कि आप देखोगे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको, जैसे मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो आपको होम टैब दिखेगा, चेयरमैन्स डेस्क दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आप अगर नजर घुमाओगे तो आपको दिखेगा जीएसटी, फिर उसके नीचे दिखेगा आपको कस्टम्स, फिर उसके नीचे दिखेगा आपको सेंट्रल एक्साइज, फिर उसके नीचे दिखेगा आपको सर्विस टैक्स। इन चार कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई साहब, भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम में चार हिस्से बनते हैं। वो है जीएसटी रेजिम, कस्टम्स रेजिम, सेंट्रल एक्साइज रेजिम एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम। तो चार प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस आज भी भारत में फंक्शनल है। कौन से? जीएसटी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका है मेन वेबसाइट cbic.gov.in। ये वेबसाइट आपको जो भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अगर आपको जीएसटी का सब्जेक्ट है तो आपको ये मेन वेबसाइट पता होनी चाहिए। और जो भी प्रोफेशनल्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इस वेबसाइट के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। अब मैं जैसे ही जीएसटी के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक बड़ा सा मेन्यू ओपन होता है। उसमें मुझे 6 टैब्स दिखती है। पहला टैक्स लेजिस्लेशन, दूसरा ऑनलाइन सर्विसेज, पास्ट प्रेजेंटेशंस ऑन जीएसटी अपडेट्स, मैनुअल्स एंड एफएक्यूज, जीएसटी रेट्स रेडी रखना एंड अदर। तो बेसिकली जीएसटी रेजिम में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन 6 टैब्स में आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। हमारा अभी जो हमारा जीएसटी सिंप्लीफाइड वाला कोर्स शुरू है, उसमें हमें केवल फोकस करना है टैक्स लेजिस्लेशन वाले पहले टैब में। और वहां पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मुझे, अगर मैं कर्सर देखूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा? जीएसटी रेजिम में कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे? एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स। तो इसमें सबसे मेन होते हैं एक्ट एंड रूल्स। उसके बाद में होता है कंप्लायंस के लिए जीएसटी फॉर्म्स, और नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स। ये 4 कंपोनेंट्स आपके मिलकर बनता है आपके अमेंडमेंट्स। तो इस प्रकार से जीएसटी रेजिम में आपका बेसिक चीज है। सिमिलर मैनर में आपको कस्टम्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिमिलर मैनर में आपको सेंट्रल एक्साइज का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड सिमिलर मैनर में आपको सर्विस टैक्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। यानी जो भी लेजिस्लेशन है, टैक्स लेजिस्लेशन, इसमें आपको एक्ट्स, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। और जैसे ही मैं जीएसटी में टैक्स लेजिस्लेशन में एक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो मैं एक नए पोर्टल पर जाता हूं जिसका नाम है taxinformation.cbic.gov.in। ये भी मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। अब ये पोर्टल मेरा हो गया है लोड, और यहां पे मुझे क्या क्या दिख रहा है? कर्सर की तरफ मेरे ध्यान रखो आप। होम, जीएसटी, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे ही मैं जीएसटी पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, फिर से मुझे एक्ट्स पर क्लिक करना है, और भाई साहब मैं पहुंच गया हूं मेरी डिजिटल बुक में। ये डिजिटल बुक है, ये कंप्लीट सीजीएसटी एक्ट आपको यहां पर डिजिटल बुक में मिलने वाला है। एक्ट्स भी मिलेंगे, रूल्स भी मिलेंगे, फॉर्म्स भी मिलेंगे, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहां पर एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल है। तो भाई साहब मेरा टारगेट क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के प्रोविजंस की पढ़ाई करना। व्यू में मुझे क्या सिलेक्ट करना है? आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप सेक्शन वाइज आगे बढ़ सकते हो, या तो आप, जैसे कि सेक्शन वाइज पे अगर टिक मार्क है तो आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। यहाँ पर कोई भी चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा आपको, सेक्शन वाइज मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ चैप्टर वाइज आगे जाने की। तो पहला चैप्टर मेरा आने वाला है प्रिलिमिनरी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा लेवी एंड कलेक्शन एंड सो ऑन।
तो जैसे मैं पहले चैप्टर पे क्लिक किया तो मुझे पता चला भाई साहब प्रिलिमिनरी वाला जो चैप्टर है उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम चैप्टर वाइज में आते हैं तो पढ़ाई करने में और बाकी चीजों को मैनेज करने में आसानी हो जाती है। अब देखो भाई साहब, आपके सामने सीजीएसटी एक्ट का मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन, मैंने जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से रिट्रीव करनी है वो सारी बातें बता दी है जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। अब जैसे ही मैं चैप्टर 1 में मुझे पता चला कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 1 में बेसिक इंफॉर्मेशन है एक्ट के बारे में और सेक्शन 2 में सारी की सारी डेफिनेशंस है। तो भाई साहब जीएसटी सिंप्लीफाइड वाली जो हमारा ये कोर्स है, इसमें हमारा सबसे पहला टारगेट है चैप्टर 1 को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना। तो जैसे ही मैं सेक्शन 1 पे आता हूं मुझे क्या पता चलता है, सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें सबसेक्शन 1, 2, 3 कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 1 में 3 सबसेक्शन है, 1, 2 एंड 3, और इसमें है एक प्रोविजो। तो मुझे ये 4 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं अलॉन्ग विथ फुटनोट्स। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप देखोगे स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क का फुटनोट ये मुझे पढ़ना है इसके साथ। उसके बाद आप यहां पर देखोगे बेयर टेक्स्ट में, तो यहां पर फुटनोट नंबर 1 और 2 है, फुटनोट नंबर 1 और 2 नीचे दिए गए हैं। तो मित्रों आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर कट है आपका सारा कुछ। ये हमारा बेयर टेक्स्ट है, दैट मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 अपडेटेड टिल डेट। ये सारा डिजिटल बुक मेंटेन करता है सीबीआईसी वाला एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और यही से हम लोग हमारा टेक्स्ट को रिट्रीव करेंगे, उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और डिटेल में सीजीएसटी एक्ट की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको लेके आ जाता हूं मेरे स्टडी मटेरियल में। आ जाओ, इसको कर दो भाई साहब बंद, और हम लोग आ गए हमारे स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वहां पे सीए फाइनल में आपको ये वाला सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट कंप्लीट पढ़ाई करनी होती है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टैट्यूटरी प्रोविजन का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता देता हूं। तो मेरी आंखों के सामने क्या दिख रहा है मुझे, इंडेक्स। कौन सी बात का इंडेक्स भाई साहब, सेक्शन नंबर 1 का इंडेक्स। सेक्शन नंबर 1 में मुझे 3 बातें पढ़नी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो भाई साहब सेक्शन नंबर 1 में मुझे 3 सबसेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इज एक्सटेंट एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 इज कमेंसमेंट। इन 3 चीजों के बारे में मुझे पढ़ना है। ये आती है मेरी ओरिजिनल टेक्स्ट यानी बेयर टेक्स्ट यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। यानी भाई साहब आपको यहां पर नॉमेनक्लेचर बता दिया है कि क्या है इसका नॉमेनक्लेचर। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी स्टैट्यूट को क्या कहा जाएगा, ये नाम है उसका। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, और यहां पर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है स्टार मार्क्स और फुटनोट नंबर 1 और 2, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करो। सबसेक्शन 3 क्या कहता है भाई साहब, तो ये सीजीएसटी एक्ट जो है ये पूरे के पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint। यानी CGST एक्ट, CGST रूल्स और इसमें दिए गए जितने भी प्रोविजंस है वो भाई साहब जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो डेट बताएगी उस डेट से एप्लीकेबल होने वाली है। तो 3 बेसिक चीजें यहां पर हमें बताई गई है। इसी के साथ एक प्रोविजो आपको बताई गई है। प्रोविजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट different dates may be appointed for different provisions of this act and any reference in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। यानी ये प्रोविजो ये कहती है कि भाई साहब अगर फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी एक्ट में कुल मिलाकर अगर 100 सेक्शंस है तो वो 100 सेक्शंस एक ही डेट में एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट शुरुआती दौर में 1 से लेकर 15 सेक्शन तक एप्लीकेबल करा दे, फिर नेक्स्ट डेट में 15, 16 से लेकर 30
नंबर तक के सेक्शंस को एप्लीकेबल करा दे। तो हर एक सेक्शन के लिए डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की जा सकती है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जब भी हम एप्लीकेबल डेट की बात करेंगे तब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 1 इसकी अपॉइंटमेंट वाली डेट क्या है। ठीक है, कौन सा नोटिफिकेशन इशू किया है गवर्नमेंट ने, कौन से डेट से सबसेक्शन 1 वाली प्रोविजन एप्लीकेबल है। यानी हमें हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि उसकी एनफोर्समेंट की डेट कहाँ से शुरू होती है। ये बेसिक चीजें आपको दी गई है एंड दिस इज द फुट नोट्स। अब यहां पर देखो स्टार मार्क कहां पर है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 पे स्टार मार्क है। तो क्या कहा है भाई साहब, एनफोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2017, यानी सेक्शन नंबर 1 जो है वो 22 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है पूरे भारत में। देन सबसेक्शन 2 में आपको एक ब्रैकेट दिया गया है, ये स्टार मार्क। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो भी वर्डिंग दिया होगा उसको डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, ओमिटेड। अब ये ब्रैकेट में कौन से वर्ड्स थे वो यहां पर नीचे आपको फुटनोट्स में दिया गया है। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, omitted except the state of Jammu and Kashmir by serial number 2 of the Central Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Act 2017 ब्रैकेट में नंबर 26 ऑफ 2017। यानी ये वाला जो एक्ट था उसमें सीरियल नंबर 2 पे जो आइटम दिया था, जो अमेंडमेंट दी थी, उस अमेंडमेंट ने ये वाले वर्डिंग्स को CGST एक्ट के सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 से डिलीट किया है। ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2017। और ये जो ओमिशन वाला अमेंडमेंट है ये 8 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। फुटनोट नंबर 2 क्या कहता है, द CGST एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनेंस 2017 हैज बीन रिपील्ड, यानी पहले इशू किया था बाद में उसको रिवोक कर दिया, रिपील कर दिया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2017 by serial number 3 of the CGST extension to Jammu and Kashmir Act 2017। यानी अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट का लोकेशन क्या था, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, CGST एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर, उसमें सीरियल नंबर 3 में एक अमेंडमेंट था, उसने भाई साहब इस ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया। नॉट विथस्टैंडिंग सच रिपील, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the act। अब इस रिपील से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिपील होने से पहले, ये वाला ऑर्डिनेंस रिपील होने से पहले जो भी एक्शंस लिए गए हैं, जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ऑर्डर्स पास किए गए हैं, नोटिफिकेशंस, वो वैसे के वैसे एप्लीकेबल रहेंगे इन द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ द करंट CGST एक्ट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसका पर्पस क्या था, आपको भाई साहब ये वाले प्रोविजन से फैमिलियर कराना। अब हम जंप करते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। तो आपकी आंखों के सामने क्या है, सेक्शन नंबर 1 में 3 बातें हमने पढ़ी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स और प्रोविजियो का मतलब। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें हमने डिकोड की। शॉर्ट टाइटल का मतलब पहले हमें समझना है, एक्सटेंट मतलब पूरे भारत का स्कोप क्या है, टेरिटरी कौन सी है, CGST एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, एंड कमेंसमेंट में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, CGST एक्ट में कौन सी प्रोविजन कौन से डेट से एप्लीकेबल होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है। फिर कमेंसमेंट में दूसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोविजन एक ही तारीख से एक ही डेट से एप्लीकेबल होगी, नहीं। जब CGST एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था तब इसे फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए इस वजह से क्या हो गया भाई साहब, हर एक प्रोविजन की या क्लस्टर ऑफ प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी डेट अलग अलग हो गई है। फिर कमेंसमेंट में तीसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में आया, रेफरेंस टू कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। फिर भाई साहब चौथा पोर्शन आपका आता है फुटनोट्स एंड लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड, ओमिशन रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर एंड रिपील ऑफ द CGST एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनेंस, जो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक भाषा में समझाया है। तो इस तरीके से हमें सेक्शन 1 को डिटेल में पढ़ना है। अब भाई साहब देखो, आपकी आंखों के सामने एक और चीज यहाँ पर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वो चीज क्या है मित्रों, वो चीज है आपकी
bird's eye view of section number 1. Below is a bird's eye view of structure of section 1 of the CGST Act. Section 1 क्या कहता है? Section 1 defines 3 foundational aspects of the CGST Act. बहुत ही important and foundational aspects define करता है. कौन से? Point number 1, the official name of the act. जो एक्ट, जो प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं उसको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं वो बताता है. देन the geographical area to which it applies and the manner and timeline of its enforcement. तो सबसेक्शन 1 में ये 3 बातें हमें पता चलती है. एक्ट का ऑफिशियल नाम, जियोग्राफिकल एरिया एंड मैनर एंड टाइमलाइन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस. ये बातें हमें पता चलती है. अब देखो, शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? Introduction. Section 1, subsection 1 states that name of the legislation is the Central Goods and Services Tax Act 2017. यानी ये स्पेसिफिकली बताता है जीएसटी में जो CGST एक्ट है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? The Central Goods and Services Tax Act 2017. This is the formal and legal name that must be used in all references, citations, notifications and legal proceedings. तो जब भी हम इनसे रिलेटेड रेफरेंसेस, साइटेशंस, नोटिफिकेशंस, लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे तो ये ऑफिशियल नाम हमेशा लेटर हेड पे होना चाहिए, पेपर पे होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, चलो ये वाला तो आपको पता चल गया. अब आते हैं हम लोग इसको डिकोड करते हैं. जो शॉर्ट टाइटल क्या है? हर बार शॉर्ट टाइटल आपको हर एक बहुत सारे एक्ट्स में आपको मिलेगा. तो बेसिकली आपको ये समझने के लिए 2 बातें समझनी पड़ेगी. एक होता है लॉन्ग टाइटल और एक होता है शॉर्ट टाइटल. अब दोस्तों आपको ये लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल का झोल समझाने के लिए मैं आपको लेके आ गया हूँ ऑफिशियल गैजेट में. ठीक है, अब ये ऑफिशियल गैजेट जो होता है भारत का कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. ठीक है भाई साहब, ये सारी इंफॉर्मेशन. उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, 18 अगस्त 2023 वगैरह वगैरह, डेट वगैरह वो सब दिया है. द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 18 अगस्त 2023 एंड इज हियर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 नंबर 30 ऑफ 23, फिर से डेट यहाँ पर दी गई है. एन एक्ट टू फर्दर अमेंड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017. अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये क्या होगा आपका? इसको आप लॉन्ग टाइटल में कंक्लूड कर सकते हो. लेकिन शॉर्ट टाइटल में क्या हो गया भाई साहब? ये वाला आपका हो गया शॉर्ट टाइटल. किसकी बात कर रहे हो आप लोग? द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2013 की. अब आप जब भी बात करोगे तो ये इंप्लाइड है कि लॉन्ग टाइटल आपका उसमें इंक्लूड हो चुका है. तो इसी तरीके से ये जो लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल वाला चीज होता है वही आपको बेसिक चीज सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 बताता है. तो ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दी. आई होप कि आपको ये पता होगा. सीए फाइनल में अगर आप हो तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल क्या होता है. शॉर्ट टाइटल यानी भाई साहब हर बार हम जब ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये इतना सारा तो नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 या फिर सीजीएसटी एक्ट 2017. यानी एक लॉन्ग फॉर्म यानी पूरा नाम होता है और एक होता है शॉर्ट नेम. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहां पर ये चीजें काम करती है. तो आ जाओ, वापस आ जाओ अपने प्यारे प्यारे नोट्स के अंदर और हम अपनी पढ़ाई फिर से रिज्यूम करते हैं. अब देखो, लॉन्ग टाइटल का मतलब आपको पता चल गया. ऑल एक्ट्स एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन शॉर्ट टाइटल्स एक्ट 1897 कैरी अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट टाइटल. एक ऑफिशियल लंबा चौड़ा नाम होता है, लॉन्ग टाइटल उसे कहते हैं, और एक होता है शॉर्ट टाइटल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए बनाते हैं. देन द लॉन्ग टाइटल सेट आउट एट द हेड ऑफ अ स्टैट्यूट, जो मैंने अभी आपको ऑफिशियल गैजेट दिखाया था, दैट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टैट्यूट, गिव्स अ फेयरली फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल पर्पस ऑफ द एक्ट एंड ब्रॉडली कवर्स द स्कोप ऑफ द एक्ट. तो भाई साहब लॉन्ग टाइटल में आपको क्या क्या मिलेगा? फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल पर्पस ऑफ द एक्ट प्लस
स्कोप ऑफ द एक्ट, यानी जनरल पर्पस आपको मिलेगा लॉन्ग टाइटल में एंड स्कोप ऑफ द एक्ट मिलेगा। फिर शॉर्ट टाइटल में आपको क्या पता चलता है? द शॉर्ट टाइटल serves simply as an ease of reference and is considered a statutory nickname to obviate the necessity of referring to the act under its full and descriptive title। अब हर बार तो मैं लॉन्ग टाइटल नहीं बोल सकता हूं, मैं क्या बोलूंगा? CGST एक्ट या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल हो गया। Its object is identification and not description of the purpose of the act। तो भाई साहब जब भी हम लॉन्ग टाइटल की बात करेंगे तो लॉन्ग टाइटल आपको क्या बताता है? फुल फेयर डिस्क्रिप्शन, जनरल पर्पस एंड स्कोप, ठीक है। और शॉर्ट टाइटल में हम केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक झोल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लैरिटी आ गई आपको शॉर्ट टाइटल के बारे में? तो ये जो कहा गया है ना यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, तो ये उसका बेसिकली शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल का झोल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सटेंट की, यानी ये जो CGST एक्ट है ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा? भारत में एप्लीकेबल है, भारत के बाहर एप्लीकेबल है, भारत के अंदर कौन से स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल है, वो सारी बातें। इंट्रोडक्शन। Section 1 subsection 2 provides that the CGST Act extends to the whole of India। होल ऑफ इंडिया यानी भारत में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है भाई साहब, उन सबको एप्लीकेबल है CGST एक्ट। ये आपको बताता है सेक्शन 1 सबसेक्शन 2। ओरिजिनली द टेक्स्ट कंटेन द फ्रेज except the state of Jammu and Kashmir, but it was later omitted, resulting in the act applying uniformly across all states and union territories of India। तो जो अभी आपका बेयर टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो वर्डिंग था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जब 2017 में CGST एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो सबसेक्शन 2 का स्टेटस क्या था? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में CGST पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? अमेंडमेंट्स हो गई और इन वर्डिंग्स को डिलीट कर दिया और CGST एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल हो गया, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई साहब। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ टेरिटरी। अब भारत में कौन सी स्टेट्स है कि कहां पे ये सारा टैक्स लेजिस्लेशन एप्लीकेबल होगा, उसका डिटेल देखो। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, आर्टिकल 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. It provides that the territory of India shall comprise the states and the union territories specified in the first schedule of the constitution। भाई साहब यानी अगर आपको ये पता करना है कि CGST एक्ट 2017 कहाँ पे एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, आर्टिकल 1 को पढ़ना पड़ेगा, उसी के साथ साथ शेड्यूल नंबर 1 जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब आप उसको वहां पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन से स्टेट्स है, कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें CGST एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। तो भारत में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, वो आपको कहां से पता चलेगा? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, करंट कंपोजिशन ऑफ इंडिया। The first schedule provides after the reorganization of the Jammu and Kashmir and unification of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and UT of Daman and Diu, wide Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu merger of Union Territories Bill 2019, we now have 28 states and 8 union territories, यानी 28 स्टेट्स में CGST एप्लीकेबल है प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज में CGST एप्लीकेबल है, यानी भारत में कुल मिलाकर 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। इन सारी जगहों पर CGST एक्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। Part 6 of the Constitution of India provides that for every state there shall be a legislature, यानी स्टेट असेंबली होने वाली है। हर एक स्टेट में खुद की स्टेट असेंबली होगी, इलेक्शन होगा। Part 8 provides that union territory shall be administered by the president through an administrator appointed by him। तो Part 6 क्या कहता है? Every state will have a state legislature and Part 6 ये कहता है कि भाई साहब हर एक स्टेट में खुद की स्टेट असेंबली होगी। और पार्ट 8 क्या कहता है? जो यूनियन टेरिटरी है वो
प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है. Then, however, the Union Territories of Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry have been provided with legislature. अब legislature मतलब क्या? जैसे कि आप देखोगे कि दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, दिल्ली का खुद का चीफ मिनिस्टर होता है, तो सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर होगा, पुडुचेरी में भी खुद का चीफ मिनिस्टर, यानी यहाँ पर इलेक्शन होगा. ये यूनियन टेरिटरीज है लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्शन होगा और वहाँ पर एक सेपरेट सीएम अपॉइंट किया जाएगा. However, the Union Territories of Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry have been provided with legislature with powers and functions as required for their administration. Categories of Indian Territories. India is a summation of 3 categories of territories, namely 28 states, Union Territories with legislature 3 यानी कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर 5. ऐसे कुल मिलाकर 28, 3 और 5 ये टेरिटरीज है भारत की, यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है. तीसरा मुद्दा क्या कहता है? कमेंसमेंट, यानी सेक्शन 1 सबसेक्शन 3. कमेंसमेंट यानी सीजीएसटी एक्ट की शुरुआत कब हुई, कौन सा सेक्शन कब एप्लीकेबल हुआ, उसके बारे में सारा स्टेटस को यहां पर हमें मिलता है. सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 लेज डाउन द रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट. पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई डेट ऑफ एनफोर्समेंट. The act does not automatically come into force on the date of enactment. यानी 1 जुलाई 2017 ये enactment की डेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट एक्ट 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हो गया. Instead, the central government is empowered to bring the act into force by issuing a notification in the official gazette. पूरे CGST एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस है, कौन सी प्रोविजन कौन से डेट को एप्लीकेबल होगी, ये बताने का, ये डिसाइड करने का कंप्लीट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके वो एनफोर्स करा सकते हैं. द सीजीएसटी एक्ट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जुलाई 2017. ठीक है, ये डेट ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, द डेट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर, certain provisions, that is section number 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22 से लेकर 29, 30 तक, फिर 139, 146, 164 were made effective from 22 जून 2017. यानी डेट ऑफ एनैक्टमेंट से पहले ये सेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल करा दिए, मेनली इन रिलेशन टू द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन. क्यों भाई साहब? क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पूरे के पूरे भारत में सीजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला था, यानी जीएसटी रेजिम एप्लीकेबल होने वाली थी, और जीएसटी पुराने रेजिम में से जीएसटी में आने के लिए, यानी माइग्रेट करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए ये वाले सेक्शंस की प्रोविजंस जरूरी थी और इसीलिए उसे डेट ऑफ एनैक्टमेंट से पहले एप्लीकेबल कराया गया. तो बेसिकली आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई. कमेंसमेंट मतलब भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है, ओरिजिनल डेट ऑफ एनैक्टमेंट ये है, लेकिन कुछ सेक्शंस पहले से एप्लीकेबल करा दिए हैं. पॉइंट नंबर 2, different dates for different provisions. The proviso to section 1 subsection 3 states that the different provisions of the act may be brought into force on different dates. ये बात हमको पता चल गई है अभी. Thus, the act allows for phased implementation depending on administrative readiness and needs. अब ये phase wise implementation क्यों करना पड़ा? एक तो जो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले थे, जो कंपनी सेक्रेटरी वाले थे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले थे, जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे, पहले तो भाई साहब उनका नॉलेज बेस रेडी होगा, उन्हें पता चलेगा कि क्या कंप्लायंसेस है, कौन से फॉर्म्स है, क्या प्रोविजंस है. उसके बाद में जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है. उसके बाद में जनरल जनता को अवेयरनेस आना चाहिए. तो इसी वजह से सीजीएसटी एक्ट को फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन कराया गया. देन पॉइंट नंबर 3, रेफरेंस टू कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. Wherever any provision of the act refers to its commencement, such reference must be interpreted as referring to the date on which that specific provision came into force. यानी
यहाँ पर जब भी कमेंसमेंट की बात होगी तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शंस है उनकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 22/6/2017 है। तो वही चीज़ वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि भाई साहब जब अगर आपके प्रैक्टिस में, आपके एग्जाम में अगर कमेंसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई आपके सामने कोई सिनेरियो आता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोविजन जो आपके केस में एप्लीकेबल है उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था, फिर वहां से आपको आगे बढ़ना है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, फुटनोट्स एंड लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड। अब ये 2 फुटनोट्स यहां पर दी गई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूं। Omission relating to Jammu and Kashmir. The original exclusion of the state of Jammu and Kashmir from the territorial extent was removed by Section 2 of CGST Extension to Jammu and Kashmir Act 2017. This amendment took effect from 8 जुलाई 2017. यानी पहले जब 7 जुलाई तक जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, फिर अमेंडमेंट हुआ, फिर भाई साहब वो वर्डिंग्स को डिलीट किया गया और सीजीएसटी एक्ट यूनिफॉर्मली कंप्लीट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल हुआ। Then point number 2, repeal of the CGST extension to JNK ordinance. The CGST extension to Jammu and Kashmir ordinance 2017 stood repealed from 8th July 2017, but any actions taken under it were saved and treated as valid under the corresponding provisions. तो भाई साहब ये ऑर्डिनेंस पहले इशू किया गया था, बाद में इस ऑर्डिनेंस को रिपील किया गया, लेकिन रिपील करने का मतलब ये नहीं है कि पुराना किया कराया सब हम लोग भूल जाएंगे, नहीं, ये ऑर्डिनेंस रिपील होने तक एप्लीकेबल था और उसके बाद ऑर्डिनेंस से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस जहां पर भी होगी वो सारे रूल्स, नोटिफिकेशंस, एक्शंस इन करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस में वैलिड मानी जाएगी, उन्हें इनवैलिड नहीं किया गया। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सेक्शन 1 का कंप्लीट डिस्कशन का कंक्लूजन क्या कहता है। सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट lays the foundational framework by specifying its official name यानी Central Goods and Services Tax Act 2017, short title and long title. Then its geographical applicability across the whole of India यानी 28 states plus 8 union territories. The mechanism of its enforcement यानी date of commencement, date of enactment. Then the provision empowers the central government to bring different parts of the act into force at different times, ensuring flexibility in implementation. Amendments clarified the application of the act to the state of Jammu and Kashmir and validated earlier actions through savings and provisions. तो ये सारी की सारी बातें जो सेक्शन 1 में दी गई है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट थी शुरुआती दौर में। आज हम 2025 के एंड में बैठे यानी दिसंबर में बैठे, तो अभी बहुत समय निकल चुका है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने सेक्शन 1 को इतने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, फिर अब ये जो पोर्शन मैंने आपको यहां पर दिया ये केवल और केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। यहां पर ये जो टर्मिनोलॉजी आई है सेविंग्स प्रोविजन वाली, उससे रिलेटेड बात है। इस टर्म को मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आगे चल के आपके ये काम में आ सकता है। फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेज ओनली, मीनिंग ऑफ savings provision. A saving provision is a clause in a law that ensures that when an old law is repealed, amended or replaced, certain existing rights, obligations, actions or proceedings under the old law continue to remain valid and enforceable. अब जैसे पुरानी इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम में क्या क्या चीजें थी, सीएसटी था, ठीक है, उसके बाद में आपका वैट था, फिर एक्साइज था, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी, उन सबको क्लबिंग कर दिया गया और एक जीएसटी बनाया गया। तो जो पुराने लॉस थे उसमें जो भी केसेस चल रहे होंगे, उसमें जो भी पेंडिंग एक्शंस होगी, उसका क्या करेंगे, अब वो तो जीएसटी में आके आप कुछ उसका कर नहीं सकोगे। तो जिस डेट से हमने जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया, पुरानी चीज़ें हटा दी, यानी ओल्ड लॉ को हमने रिपील कर लिया, अमेंड कर लिया, लेकिन पुराने रेजिम में, पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम में जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है,
जो भी राइट्स है, ऑब्लिगेशन है, एक्शन है, प्रोसीडिंग्स, केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो समाप्त होने तक, वो खत्म होने तक वो सारी एक्शंस वैलिड रहने वाली है। और ऐसे क्लॉजेस को कहा जाता है सेविंग्स प्रोविजन। ठीक है। It prevents disruption during legal transition by preserving what has already been done under the earlier law, such as assessments, investigations, penalties, rights, or liabilities, as if the old law was still in force for those limited purposes. अगर हमने पुराने लॉ का सब कुछ बंद कर दिया तो भाई साहब जिनसे वसूली करनी है, जिन्होंने टैक्स इवेजन किया है, उनको भी माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिन्होंने टैक्स इवेजन किया उनसे टैक्स वसूली होनी चाहिए, टैक्स चोरों को पकड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेवेंट है, जिससे स्टेट का फ़ायदा होने वाला है, जिससे असेसीज का फ़ायदा होने वाला है, वो सारी सेविंग्स प्रोविजन के अंडर वैलिड रहती है, एनफोर्सिएबल रहती है, जब तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। इन शॉर्ट, it prevents disruption during legal transition by preserving what has already been done under the earlier law, such as assessments, investigations, penalties, rights, or liabilities, as if the old law were still in force for those limited purposes. In short, a savings provision protects past actions and existing legal positions from being invalidated due to the change in law. In GST context, savings provisions appear when earlier indirect tax laws, central excise, service tax, VAT were repealed. Actions such as audits, investigations और recovery under old laws continue. जब तक इनका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, क्लोजर नहीं हो जाता, ये सारे के सारे वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये था आपका डिटेल्ड डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस है, बहुत सारी डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशंस। कुल मिलाकर कितनी डेफिनेशंस हमारे पास है ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ही देखते हैं। तो भाई साहब सेक्शन नंबर 2 में कुल मिलाकर हमारे पास, वैसे तो क्या होता है कि देखो अभी यहाँ पर 31, 32, 33, 34 बहुत सारी है डेफिनेशंस। चलो नियर अबाउट, अब जैसे बीच में ये आ गया आपका 117 डेफिनेशन है वैलिड रिटर्न एंड 117A वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये 117A यानी एक एडिशनल नंबरिंग हो गया, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको 120 डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, अब ये 121, ये ऐसे नंबरिंग जो है ये बीच बीच में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समझ लो 120 या 130 डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। तो हम फटाफट नेक्स्ट वीडियो से हर एक वीडियो में एक डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, डिकोड करेंगे और जीएसटी में महारत हासिल करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट्स।